बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इस चैप्टर के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आ जाते हैं, ट्यूमर्स ऑफ सीएनएस। सही है, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर डिफरेंट एबनॉर्मल मासेस जब बन जाती हैं, उसको हम सिंपली क्या कहते हैं, ट्यूमर्स ऑफ सीएनएस। बाकी हमने न्यूक्लियस चैप्टर में बहुत ही डीपली पढ़ी है कि ट्यूमर और न्यूक्लियस क्या चीज़ है। इसमें सबसे पहले क्या कहते हैं कि लोकेशन के लिहाज से सीएनएस में किस तरह ट्यूमर्स होते हैं। तो ये कहते हैं कि या तो ये इंट्राक्रैनियल होंगी, यानी कि हमारे ऊपर दिमागी हिस्से में होंगी, या ये इंट्रास्पाइनल होंगी, यानी कि नीचे स्पाइनल कार्ड में होंगी। इंट्राक्रैनियल जो होते हैं ये 10 टू 17 पर लाख पीपल्स में होता है, जबकि इंट्रास्पाइनल जो होते हैं वो ये 1 टू 2 पीपल्स में होता है 1 लाख में। सही है। अगर ओरिजिन की बात की जाए तो या तो ये प्राइमरी होंगी, यानी ब्रेन की ही सेल से बनी होंगी, जो कि कितनी बनते हैं, ये हाफ से लेकर यानी कि 50% से लेकर 75% तक होते हैं। या ये सेकेंडरी होंगे, बाहर से ये मेटास्टेसाइज कर सीएनएस के अंदर आए होंगे, और ये कितने होते हैं 1/4 टू 1/2, यानी कि 25% से लेकर 50% तक ये होती है। इसके बाद एज रिलेटेड आ जाते हैं, तो एज रिलेटेड या तो ये चिल्ड्रंस में होंगे या एडल्ट्स में होंगे। जो चिल्ड्रंस में होते हैं उनका लोकेशन अलग होते हैं, वो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में होते हैं, जबकि एडल्ट्स में ये सुप्राटेंटोरियल एरिया में होते हैं। इस बात को समझते हैं दो डायग्राम से ही यहाँ पर। ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। इसमें ये जो एरिया है इसको कहते हैं टेंटोरियम सेरेबेलाई। इसके नीचे जो एरिया है वो क्या है, ये पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा है, और इस लाइन के पीछे ये जो होते हैं मिडल क्रेनियल फोसा है, ये एंटीरियर क्रेनियल फोसा है। जो चिल्ड्रन में होते हैं एक्चुअली ये क्या होते हैं, ये एक्चुअली इस टेंटोरियम सेरेबेलाई के नीचे होते हैं, जो कि पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में आते हैं, या इसको हम इंफ्राटेंटोरियल रीजन बोलते हैं। एडल्ट्स में ये इस टेंटोरियम सेरेबेलाई के ऊपर होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सुप्राटेंटोरियल रीजन कहते हैं। सही है। तो एक्चुअली ये बात कहते हैं। फिर आगे क्या कहते हैं कि हिस्टोलॉजिकली अगर हम देखें तो सॉरी, जो एडल्ट्स और चिल्ड्रन है इनके दरमियान हम डिफरेंस देखें तो इनके ट्यूमर्स हिस्टोलॉजिकली भी डिफरेंट होते हैं और लोकेशन के लिहाज से भी डिफरेंट होते हैं, जो कि हमने डिस्कस किया कि क्या है। सुप्राटेंटोरियल होती है एडल्ट्स में, और इंफ्राटेंटोरियल होती है चिल्ड्रन में। फिर आगे क्या कहते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो ट्यूमर्स होती है ये एक्चुअली इसकी यूनिक फीचर्स होते हैं, ये डिफरेंट होते हैं फ्रॉम द पेरिफेरल ट्यूमर्स। किस तरह, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ट्यूमर्स नहीं है यानी पेरिफेरल ट्यूमर्स है, उसमें क्या होता है कि पहले जब एक ट्यूमर्स बन जाती है तो ये एक मास होती है जो कि हार्मफुल नहीं होती, जिसको हम प्री मैलिग्नेंट स्टेज कहते हैं, या ये इन साइटो होते हैं। जबकि अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ट्यूमर्स देखें तो इनमें इस तरह का कुछ कंडीशन नहीं होती, क्योंकि ये जब एक मास बन जाता है ये तभी भी खतरनाक होता है, और अगर एक बड़ा मास बन जाता है फिर बाद में तभी भी खतरनाक होता है। इसके अलावा कहते हैं कि लो ग्रेड ट्यूमर्स होंगे, जो कि वो बहुत आसानी से क्या होंगे, स्प्रेड होंगे, वो और सर्जिकली रिमूवल उनका बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, और ये मेजर साइन एंड सिम्टम्स शो करेगा, और इसका प्रोग्नोसिस जो होता है यानी कि इसकी जो ट्रीटमेंट होता है वो बहुत पुअर होता है, आसानी से ट्रीट नहीं होता। जबकि पेरिफेरल में हम देखें दूसरे बॉडी पार्ट्स में देखें तो लो ग्रेड ट्यूमर जो होते हैं वो इजीली स्प्रेड भी नहीं होते, वो आसानी से सर्जरी के थ्रू हम निकाल सकते हैं, और ये इतने बड़े साइन सिम्टम्स भी प्रोड्यूस नहीं करते। आगे क्या कहते हैं कि जो ट्यूमर्स होती है सीएनएस की, वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द मैलिग्नेंसी, यानी कि चाहे ये मैलिग्नेंट है चाहे ये मैलिग्नेंट नहीं है, सही है, लेकिन इसका एनाटॉमिकल साइट मैटर करता है, यानी इसका लोकेशन मैटर करता है। अगर ये ब्रेन स्टेम में हो, ब्रेन स्टेम में कहा मेडुला ओब्लांगेटा में हो, वहाँ पर ये क्या कर सकते हैं, रिस्पायरेटरी सेंटर को कंप्रेस कर सकते हैं, जिसकी वजह से बंदा रिस्पायरेटरी अरेस्ट में चला जाता है और उससे उसका डेथ हो सकता है, या कार्डिक अरेस्ट में चला जा सकता है, उससे उसका डेथ हो सकता है। सही है। इसके बाद कहते हैं कि अगर बहुत ही हाईली मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो सीएनएस से बाहर नहीं जाता, यानी कि सीएनएस से बाहर ट्यूमर का स्प्रेड होना जो होता है बहुत कम होता है, सही है, रेयर होता है। आखिर में ये कुछ बातें हैं जो किसी रोबिन्स ने एक्सप्लेन नहीं किया है, मैं बताता हूँ। अगर ये ट्यूमर मेनिंजेस में आ जाता है इसको हम मेनिंजियोमा कहते हैं। अगर ये ट्यूमर ग्लाइल सेल्स में आ जाता है इसको हम ग्लायोमा कहते हैं। अगर ये ट्यूमर न्यूरोनल सेल्स में आ जाते हैं इसको हम न्यूरोनल ट्यूमर्स कहते हैं। अगर कोराइडल सेल में आ जाते हैं इसको हम कोराइडल ट्यूमर कह सकते हैं। ये जब हमारे सीएनएस के अंदर एराइज होते हैं, सीएनएस से बाहर जब एराइज हो जाते हैं और माइग्रेट कर देते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, तो उसको हम माइग्रेटरी ट्यूमर्स कहते हैं। फर्स्ट वन आ जाता है अब ग्लायोमा से ही। ग्लायोमा एक्चुअली एक ट्यूमर नहीं है, बल्कि ये एक फैमिली है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की, सही है। अब ग्लायल सेल किस तरह होते हैं, एक किस्म के होते हैं एस्ट्रोसाइट, उसकी ट्यूमर को एस्ट्रोसाइटोमा बोलते हैं। ओलिगोडेंड्रोसाइट की ट्यूमर को ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा बोलते हैं। एपेंडाइमल सेल्स की ट्यूमर को बोलेंगे एपेंडाइमोमा, सही है। तो ये तीन टाइप्स ऑफ ग्लायल सेल्स है, उनकी ट्यूमर्स की डिफरेंट
नेम्स के थ्रू इसके ट्यूमर्स को भी नेम दिया गया है, सही है। अगर हम इसकी हिस्टोलॉजिकल फीचर स्टडी करते हैं तो उसका फ़ायदा क्या होता है कि एक हमें इसका डायग्नोसिस मिलता है कि कौन से किस्म की है, और जब डायग्नोसिस मिल जाती है तो हम इसकी ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। और फिर हम इसके मॉलिक्यूलर एनालिसिस जब कर देते हैं तो फर्दर इंप्रूवमेंट आ जाती है डायग्नोसिस में और ट्रीटमेंट में, सही है। अब जो कॉमन ग्लायोमा है यहाँ पर वो कौन सा है, वो डिफ्यूज़ है, सही है। ये अब बाद में आ जाएगा कि डिफ्यूज़ एंड पाइलोसाइटिक क्या होता है। अब डिफ्यूज़ के फर्दर 2 टाइप्स है, एक को कहते हैं डिफ्यूज़ एस्ट्रोसाइटोमा जो एस्ट्रोसाइट्स के है, और दूसरा है डिफ्यूज़ ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा, सही है। एपिंडाइमोमास का यहाँ डिस्कशन नहीं किया गया है। तो पहले आ जाते हैं डिफ्यूज़ एस्ट्रोसाइटोमा। पहले कॉमन बातें करता है मतलब एस्ट्रोसाइटोमा की, इसमें क्या कहते हैं कि 80% ऑफ द ग्लायोमास जो होते हैं वो कौन से होते हैं, एस्ट्रोसाइटोमास होते हैं। इसका अगर हम एज देखें तो कौन से एज में ये होते हैं, 40 टू 60s में होते हैं। लोकेशन कहाँ पर होता है, ये बहुत सेरेब्रल हेमिस्फीयर से ही को इफेक्ट करते हैं, वहाँ पर ये ओरिजिनेट कर देते हैं। जब बंदा को इफेक्ट करता है तो इनिशियल साइन सिम्टम्स क्या मिलते हैं, हमें सीजर मिल जाते हैं, मतलब बंदे को ट्रेमर्स होते हैं, हेडेक होता है उनको, और न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, यानी जिस एरिया को इफेक्ट करता है, लेट्स से स्पीच एरिया को इफेक्ट करता है तो उसका फंक्शन लॉस हो जाता है, फिर स्पीच प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। हिस्टोलॉजिकल फीचर्स की बेस पर हम देखते हैं कि एक ट्यूमर की अगर प्रोग्नोसिस पुअर है, ये वर्स है, तो उसका ग्रेड हाई होगा, मतलब डायरेक्टली रिलेटेड है, सही है। अब क्या होता है, इसकी बेस पर इन्होंने 3 टाइप्स दिए हैं। एक को कहते हैं डिफ्यूज एस्ट्रोसाइटोमा, इसका ग्रेड क्या है, 2 है। दूसरा है एनाप्लास्टिक एस्ट्रोसाइटोमा, इसका ग्रेड 3 है। तीसरा जो है वो है ग्लायोब्लास्टोमा, इसका ग्रेड 4 है। जब ग्रेड इंक्रीज होता जाता है तो प्रोग्नोसिस पुअर होता जाता है, सही है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी होती है। ये वो है हू की क्लासिफिकेशन है, सही है, जो हमने न्यूक्लियस चैप्टर में पढ़ा था। अब कुछ लोगों में जो जेनेटिक बेस पर हम डायग्नोसिस करते हैं वो भी बहुत अच्छा होता है। इसके बाद क्या कहते हैं कि जो डिफ्यूज एस्ट्रोसाइटोमा है, या तो ये स्टैटिक रहेगा, यानी कि इसकी जो साइन सिम्टम्स रहेंगे वो फर्दर बुरी नहीं होंगे, वो एक जितना था उसी तरह ही रहेगा। लेकिन कुछ कंडीशन में ये और बुरे होने लगते हैं, प्रोग्रेसिव बन जाती है, सही है। तो इस कंडीशन में इसकी जो सर्वाइवल होता है वो मोर देन 5 ईयर्स होते हैं, मतलब बंदा जो पेशेंट होते हैं वो इतना रह सकता है। लेकिन क्या होता है, अगर ये प्रोग्रेस करता है तो ये एंड स्टेज में चला जाता है, जिसमें पेशेंट की हालत बहुत बुरे हो जाते हैं, और उसमें एनाप्लास्टिक फीचर्स पाए जाते हैं, यानी कि जो ट्यूमर की सेल्स होते हैं वो बिल्कुल भी अपने पेरेंट की सेल की तरह मैच नहीं करता, वो खराब, इतनी खराब हो जाती है कि वो एक अलग सेल बन जाती है, सही है, अनडिफरेंशिएटेड सेल बन जाती है। और इसका जो ग्रोथ होता है वो भी बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, सही है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, ग्लायोब्लास्टोमा भी कह सकते हैं। और कुछ पेशेंट में ग्लायोब्लास्टोमा जो होते हैं पहली ही बार मतलब डायरेक्टली डायग्नोज हो जाते हैं, और इसका जो प्रोग्नोसिस होते हैं वो बहुत बुरा होते हैं। प्रोग्नोसिस यहाँ पर मतलब ही इसका ट्रीटमेंट इतना अच्छा नहीं होता, चाहे वो रिसेक्शन हो थ्रू सर्जरी, चाहे वो रेडियोथेरेपी, चाहे वो कीमोथेरेपी हो। और इस कंडीशन में जो सर्वाइवल रेट है वो कितने, वो ओनली एंड ओनली 15 मंथ्स है। फिर इसकी मॉर्फोलॉजी आ जाती है, तो मॉर्फोलॉजी में क्या कहते हैं, बार-बार आ जाता है ग्लायोब्लास्टोमा एंड एस्ट्रोसाइटोमा। एक्चुअली डब्ल्यूएचओ के मुताबिक क्या होता है कि एस्ट्रोसाइटोमा को डिवाइड किया जाता है डिफरेंट ग्रेड्स में। तो ये ग्रेड्स कितनी है, 4 है, 1, 2, 3 एंड 4। यानी कि सबसे जो डेंजरस होता है वो कौन सा होता है, वो 4 होता है। सबसे जो नॉर्मल होता है या इतना खतरनाक नहीं होता वो 1 होता है, इसी है। फिर इसी तरह इसकी जो सेवेरिटी वो इंक्रीज होता है। तो जब ये 4 नंबर स्टेज पर चला जाता है तो ये एंड स्टेज होता है, और इसको ग्लायोब्लास्टोमा कहते हैं। अब ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 एस्ट्रोसाइटोमा की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि ये पोरली डिफाइंड होते हैं, हमें इनके पेरेंट सेल के साथ सिमिलरिटी बहुत कम मिलती है। इसका जो कलर होता है वो ग्रे होता है, ये इनफिल्ट्रेट होता है, यानी कि इर्द गिर्द के टिश्यू में ये अपने बीज बो देते हैं, जिसकी वजह से वो भी खराब हो जाते हैं, और ये इन्वेसिव होते हैं। जाहिर बात है ये ब्रेन में होता है, तो ब्रेन की जो इर्द गिर्द के टिश्यू होता है ये उनको भी डैमेज कर देता है। अगर इसको हम कट कर देते हैं और इनका सरफेस देख लेते हैं तो इसमें हमें क्या नजर आता है, या तो ये सॉफ्ट होगा या ये फर्म होगा, लेकिन दोनों के साथ ये क्या होगा, जिलाटिनस होगा, सही है। स्टिकी सब्सटेंसेस होते हैं और इसमें एक होल बन जाता है जिसको सिस्ट्स कहते हैं, और उसके अंदर भी डिजेनरेशन हमें मिलती है। इसका डायग्राम है यहाँ पर ये वाला है, सही है। ये जो है ये नॉर्मल लोग है, और ये जो है ये एस्ट्रोसाइटोमा ग्रेड 2 एंड 3 है, सही है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, जहाँ पर हमें डिफरेंट सिस्ट मिलती है, यहाँ सिस्ट है, यहाँ सिस्ट है। तो ये क्या होता है, यहाँ पर डिफरेंट डिजेनरेशन हमें मिलती है। इसके आगे ग्लायोब्लास्टोमा में आ जाते हैं, तो इसकी जो मॉर्फोलॉजी होता है वो वेरिएबल होता है, यानी कि एक बंदे में अगर हम देख लेते हैं तो वहाँ पर जो होता है डिफरेंशिएशन बहुत ज़्यादा होता है, दूसरी जगह में हम देख लेते हैं वो उससे सिवियर होता है। लेकिन इन हाउ ये हमें किस तरह दिखाई देती है, ये फर्म होता है और वाइट होता है, इसे है। अगर सॉफ्ट है तो फिर ये येलो होगा, अगर फर्म है वाइट होगा, अगर सॉफ्ट है ये येलो होगा। येलो क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर निक्रोसिस होते हैं, और इसमें अगेन उसी तरह सिस्टिक डिजेनरेशन होती है। तो इसका भी मिसाल यहाँ पर दिया है, सही है, ये वाला है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा सिस्ट बन गया है, और इसके अंदर टिश्यूज जो होते हैं वो डिजेनरेट हो गए हैं।
इसके बाद आ जाता है लो ग्रेड या ग्रेड 2 एस्ट्रोसाइटोमा से है। इसमें क्या कहते हैं कि इसमें माइल्ड टू मॉडरेट इंक्रीज होते हैं ग्लाइल सेल्स की, सही है, और उसकी न्यूक्लिया की। क्यों होता है? क्योंकि इसमें माइटोसिस रैपिड हो जाती है, सही है। इसके अलावा इसकी न्यूक्लियस में प्लेयोमार्फिज्म मिल जाती है। नॉर्मली लेट से हम ह्यूमन के सेल ले लेते हैं तो उसके न्यूक्लियस में क्या होता है 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, सही है। तो इसमें प्लूमरफिज्म जब आ जाता है, कुछ में 22 होगा, कुछ में 26 होगा, यानी कि जेनेटिक मटेरियल में वेरिएशन आ जाती है। इसके अलावा ये GFAP पॉजिटिव होता है। ये क्या है? ये एक फेवलरी प्रोटीन जैसी है। इसका जब हम टेस्ट कर देते हैं तो जब ये पॉजिटिव आ जाता है, इसका मतलब है कि इसमें ये प्रोटीन प्रेजेंट है, और ये हमें क्या इंडिकेशन देता है कि एस्ट्रोसाइटोमा जो होता है ये डायग्नोज हो गया, सही है। इसके अलावा जो नॉर्मल सेल्स होते हैं ये ट्रांसपोर्ट होते हैं न्यूप्लास्टिक सेल्स में, तो इसके अंदर डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान ट्रांजिशन स्टेजेस होते हैं, सही है, तो वो भी डिफरेंट होते हैं। इसके बाद आखिर में इन्होंने एक टर्म एक्सप्लेन किया है एनाप्लास्टिक एस्ट्रोसाइटोमा। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो सेल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, जिसको वजह से सेलुलर डेंसिटी हमारे साथ बहुत ज्यादा आती है। न्यूक्लियर प्लेयोमार्फिज्म होते हैं, माइटोटिक फिगर्स, यानी कि इसमें माइटोसिस भी रैपिड होता है। इसमें न्यूक्रोसिस होते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन में हमें डिफरेंट बैंड्स दिखाई देते हैं न्यूक्रोसिस की तरह, जिसको हम सर्पिंजीनियस बैंड्स ऑफ न्यूक्रोसिस कहते हैं। इसके अलावा जो माइक्रोवास्कुलराइजेशन होता है इसमें, यानी कि नई नई ब्लड वेसल वहां पर बन जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा, सही है। इसमें क्या कहते हैं कि जो ग्लायोमा होता है उसके 5 to 15% ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा होता है, सही है। अब ये ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा क्या चीज़ है? ये ग्लायोमा का एक स्टेज है या ग्लायोमा का एक टाइप है, सही है। ये कित एज की लिहाज से ये 40 to 50 ईयर्स ऑफ पीपल में ये होता है। हमें इस तरह का पता क्यों चलता है कि ये दिमागी है? क्योंकि इसमें जो साइन सिम्टम्स होते हैं वो उसमें सीज़र भी इन्वॉल्व है, जो कि दिमाग की वजह से होते हैं। फिर जब इसको हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो इसमें जो ज़ख्म होता है या लीजन होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? वो हमारे सेरेब्रम की हेमिस्फीयर में होते हैं, और मोस्टली फ्रंटल और टेम्पोरल लोब में होता है। इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम सर्जरी करते हैं, कीमोथेरापी करते हैं, यानी कि ड्रग्स देते हैं, रेडियोथेरापी यानी कि शुआओं से उसको हिट कर देते हैं। इनमें जो मोस्ट कॉमनली होते हैं वो ग्रेड 2 के होते हैं और ग्रेड 3। ग्रेड 2 के जो मरीज़ होते हैं वो 10 से लेकर 20 साल तक ज़िंदा रह सकते हैं, और ग्रेड 3 के जो मरीज़ होते हैं वो 5 से लेकर 10 साल तक ज़िंदा रह सकते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट हाफ। फिर इसके बाद हम इसकी मॉर्फोलॉजी पर आ जाते हैं। तो ग्रेड 2 की जो ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा है वो क्या होता है? इन्फिल्ट्रेट होते हैं, यानी कि इर्द-गिर्द की जो टिश्यूज़ होते हैं उसके अंदर जाकर अपना ही नशोनुमा कर देते हैं, और वहाँ पर ये जिलेटिनस सब्सटेंसेस बनाते हैं जो कि ग्रे कलर के होते हैं और मासिस टाइप में होते हैं, मतलब वहाँ पर इस तरह दाने पड़े रहते हैं। इसमें सिस्टिक पोर्शन होता है, यानी कि हॉलो स्पेसेस बन जाते हैं। फोकल हेमरेजेस होता है, यानी कि स्पॉट्स ऑफ ब्लड क्लॉट, सही है, इस तरह बहुत सारे होते हैं। इसके अलावा वहाँ पर कैल्शियम की डिपॉजिट्स होते हैं, कैल्सिफिकेशन होती है। फिर अगर हम मॉर्फोलॉजी में इसका माइक्रोस्कोपिक पिक्चर्स देख लेते हैं तो इसमें क्या होते हैं? बहुत सारी शीट्स होती है नॉर्मल सेल्स की, एबनॉर्मल सेल्स की नहीं, नॉर्मल सेल की, इस तरह। और उसकी क्या होती है? राउंड न्यूक्लियाई होते हैं बीच में, जो कि बिल्कुल हमें नॉर्मल सेल्स दिखाई देती हैं। लेकिन इसकी न्यूक्लियस के अंदर की जो क्रोमेटिन होते हैं वो ग्रेनुलर होते हैं, और हॉलो साइटोप्लाज्म उसकी इर्द गिर्द होते हैं, यानी कि साइटोप्लाज्म का एक सर्कल जो होते हैं वो न्यूक्लियस से इर्द गिर्द पड़ा रहता है। जो एनास्टोमोसिस होते हैं, यानी कि ब्लड वेसल्स के एक दूसरे के साथ जो कनेक्शन यहाँ पर होता है या कैपिलरीज की कनेक्शन होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट होते हैं। 90% ट्यूमर्स में हमें क्या मिलता है? कैल्सिफिकेशन, कैल्शियम के डिपॉजिट्स मिलते हैं, और इसमें जो माइटोसिस की एक्टिविटी होती है वो कम होती है। मोस्टली ये बाकी जो हमने पढ़े उसमें ज़्यादा होती थी, लेकिन ग्रेड 2 में यहाँ पर क्या मिलता है? कम मिलता है। जब हम ग्रेड 3 में चले जाते हैं तो वहाँ पर हमें ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मिल जाता है, हाईली एग्रेसिव, यानी कि टिश्यू को ये ज़्यादा डैमेज करते हैं। माइटोटिक एक्टिविटी भी इसमें ज़्यादा होती है। न्यूक्लियर एप्लेजिया इसमें हो जाता है, न्यूक्लियस बिल्कुल भी अपनी नॉर्मल शेप से ख़त्म हो जाता है। सेल्स इसके अंदर ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से सेलुलर डेंसिटी ज़्यादा होते हैं, और माइक्रोवास्कुलराइजेशन भी ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि नई नई ब्लड वेसल्स यहाँ पर बन जाते हैं। अब इसके आगे आ जाता है ग्लायोमा की जेनेटिक्स एंड पैथोजेनेसिस। इसमें क्या कहते हैं कि ग्लायोमा के अंदर जो पैथोजेनेसिस प्रोसेस है इसमें जीन्स का भी रोल है, यानी कि जीन में जब म्यूटेशंस आ जाती है तो वहाँ पर हमारे ब्रेन में डिफरेंट ट्यूमर्स बनती है। ज़ाहिर बात है कैंसर में हमेशा ही जीन्स इन्वॉल्व रहती है, सही है। तो इसमें क्या कहते हैं सबसे पहले पॉइंट में कि हमारे साथ जो आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज जीन होते हैं इसमें जब म्यूटेशन होते हैं तो इसमें म्यूटेशन या तो आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज जीन 1 और 2 में होता है। जब इनमें म्यूटेशन हो जाती है तो क्या होता है कि हमारे साथ 2 हाइड्रोक्सीक्लोटरेट ये जो प्रोटीन है इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जब इसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाते हैं तो हमारे डिफरेंट जीन्स की एक्सप्रेशन जो होते हैं वो एबनॉर्मल हो जाते हैं, या इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से हमें ग्रेड 2 की एस्ट्रोसाइटोमास और ओलिगोडेंड्रोग्लायोमास हो सकती है, सही है।
ये डेवलप हो सकती है। इसकी आगे क्या आता है कि जब हमारे प्रोमोटर रीजन ऑफ टेलोमरेज में क्या हो जाता है, म्यूटेशन आ जाती है। हमें पता है कि जो क्रोमोसोम होता था उसकी आर्म के एंड पर एक रीजन होता है जिसको टेलोमरेज कहता था, और इसका जो लेंथ होता था वो डायरेक्टली रिलेटेड है किस चीज के साथ, डिवीजन के साथ, माइटोसिस के साथ, सही है। यानी कि अगर इसका लेंथ ज़्यादा होता था तो उतनी ज़्यादा माइटोसिस होते थे, इसका लेंथ टाइम के साथ-साथ कम होता जाता है जिसकी वजह से वो सेल जो है फर्दर डिवीजन नहीं कर सकता। तो जब यहाँ पर म्यूटेशन हो जाती है तो इस म्यूटेशन को एक नाम दिया है एटीआरएक्स म्यूटेशन या एटीआरएक्स म्यूटेटेड जीन्स। तो इसमें क्या हो जाता है कि हमारे टेलोमेरेज़ की लेंथ एब्नॉर्मल हो जाते हैं, यानी कि इंक्रीज़ हो जाते हैं एब्नॉर्मली, और नॉर्मली उतना इंक्रीज़ नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से ये इमोर्टलाइज़ेशन हो जाता है। लेकिन इस यानी कि इसका फिर स्टंटेड ग्रोथ नहीं आ जाता, इसका डेथ नहीं होता, ये कंटिन्यूअसली ग्रोथ करता है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, ग्लायोब्लास्टोमास यानी कि स्टेज 4 एस्ट्रोसाइटोमा से ही, और इसके अलावा एस्ट्रोसाइटिक ट्यूमर्स भी बन जाती हैं। इसके बाद एक और बात कहते हैं कि जो को डिलीशन हो जाती है 1pn19 क्यों, यानी कि क्रोमोसोम नंबर 1 के शॉर्ट आर्म से कुछ पार्ट डिलीट हो जाते हैं और 19 की लॉन्ग आर्म से कुछ पार्ट डिलीट हो जाते हैं। इसकी वजह से हमारे ट्यूमर्स की जो मॉर्फोलॉजी होती है और शेप होते हैं वो हमें वेरिएबल नजर आते हैं, और इसी वजह से हमें क्या होती है, ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा होती है। इसके अलावा कहते हैं कि कुछ ट्यूमर्स म्यूटेशन की वजह से होती है लेकिन आउटसाइड द सीएनएस होती है। वो किस तरह होती है, हमने न्यूक्लियस चैप्टर में पढ़ा है। एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स में म्यूटेशन हो जाती है, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर में म्यूटेशन हो जाती है, p53 और जो आरबी जीन्स है, जो सप्रेशन वगैरह की जीन्स है, इस ये डिसेबल बन जाती है म्यूटेशन की वजह से, जिसकी वजह से हमें भी डिफरेंट न्यूप्लाज्मिक कंडीशन सामने आते हैं। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिडलाइन ग्लायोमा, इसमें क्या कहते हैं कि मोस्टली इसका जो ओरिजिन होता है वो क्या कहाँ पर हो सकता है, हमारे ब्रेन स्टेम में, यानी कि इस रीजन में हो सकता है, और इस रीजन में फिर मोस्टली पोन्स में हो सकता है, स्पाइनल कार्ड में भी हो सकता है और थैलेमस में भी हो सकता है। इसे है ये जो क्या होता है, ट्यूमर होता है, ये एक्चुअली इन्फिल्ट्रेटिव होते हैं, यानी ये इर्द गिर्द की टिश्यू में जाकर उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, इसी वजह से अगर ये इतना डेंजरस भी ना हो, स्मॉल साइज की भी ना हो, मेटास्टेसिस भी ना करे, लेकिन इर्द गिर्द की टिश्यूज डैमेज करते हैं, इसलिए ये एक खतरनाक हो सकती है। इसका पैथोजेनेसिस क्या होता है कि एक्चुअली पॉइंट म्यूटेशन होते हैं हमारे हिस्टोन प्रोटीन्स में और उसमें स्पेशली H3 में, जिसकी वजह से जो लाइसिन अमीनो एसिड होता है वो वहाँ से लॉस हो जाता है, और जब लाइसिन के अमीनो एसिड लॉस हो जाते हैं तो हमारे जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होता है उसमें डिफरेंट चेंजेस आ जाते हैं। ये हमने पढ़ा था कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद डिफरेंट मॉडिफिकेशन आ जाती है, जिसके बाद ट्रांसलेशन हो सकती है। तो जब ट्रांसलेशन हो जाते हैं उसको जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। तो जब हमारे ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन में जो चेंजेस आ जाए तो हमारे जीन एक्सप्रेशन में भी उतार चढ़ाव आ सकता है, ये एबनॉर्मल हो सकती है, और इसी वजह से ऑन्कोजीन्स एक्टिवेट होकर ऑन्कोजेनेसिस करते हैं, यानी कि ट्यूमर प्रोड्यूस करते हैं, कैंसर प्रोड्यूस करते हैं, और ये भी एक एपिजेनोमिक काज है किस चीज की, कैंसर की, सही है। इसके बाद आ जाते हैं पाइलोसेटिक एस्ट्रोसाइटोमा, सही है। ये एक्चुअली एक बिनाइन ट्यूमर है, ये चिल्ड्रंस और उसको इफेक्ट करते हैं, यंग एडल्ट्स को इफेक्ट करते हैं। इसकी जो टारगेट एरिया होते हैं उसमें सबसे कॉमन एरिया सेरेबेलम है, लेकिन इसके अलावा थर्ड वेंट्रिकल, ऑप्टिक पाथवे, स्पाइनल कॉर्ड और सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स भी है। ये जो मास होता है या ये जो ट्यूमर होते हैं एक्चुअली इसकी इनकम्प्लीट रेसेशन जब हो जाती है, सही है, तो क्या होता है उसके बाद फिर भी इसके साइन सिम्टम्स अपीयर होते हैं, लेकिन वो क्यों अपीयर होते हैं उसका काज बताते हैं। एक्चुअली ये मास टू पोर्शन पर कंसिस्ट होते हैं, एक जो कैंसरस सेल्स होते हैं, ट्यूमर होते हैं, लेकिन इसके अलावा इसके साथ सिस्ट्स बने होते हैं, डिफरेंट फ्लूइड फिल्ड वेसिकल बने होते हैं, फ्लूइड फिल्ड पाउचेस बने होते हैं। तो उस पाउच का जो साइज होता है वो इंक्रीज होते हैं आफ्टर इनकम्प्लीट रिसेक्शन, सही है। उसकी वजह से साइन सिम्टम्स, हमारी न्यूरोलॉजिकल साइन सिम्टम्स अपीयर होते हैं, ना कि इस ट्यूमर की ग्रोथ की वजह से, सही है। अब इनकम्प्लीट रेसिशन हम क्यों करते हैं, एक बात तो ये होती है कि ये हमारे ब्रेन है, हम नहीं चाहते कि ब्रेन का एक अच्छा खासा हिस्सा हम कट कर दे, सही है। दूसरी बात, कुछ रीजन ऐसे होते हैं जिस तरह हाइपोथैलेमस होते हैं उसको तो हम कंप्लीटली रिसेक्ट नहीं कर सकते, इसी वजह से उसमें हम कुछ थोड़ा सा हिस्सा रिसेक्ट करते हैं जो बहुत डेंजरस होता है। इसके पैथोजेनेसिस में क्या कहते हैं कि एक जीन होता है जो क्या करता है, जो इनकोड करता है सीरीन थ्रेओनीज काइनेन ब्राफ प्रोटीन को। ये प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं एमएपी के पाथवे में से है, ये इस पाथवे की एक्टिवेशन का काम करता है। ये पाथवे हमने ऑलरेडी न्यूक्लियस में पढ़ा है। तो जब इसमें ट्रांसलोकेशन आ जाती है, ये भी म्यूटेशन का एक टाइप है, तो हमारे पास इस पाथवे की एक्टिवेशन नहीं होती। जब इस पाथवे की एक्टिवेशन नहीं होती तो उल्टा साइड पर हमारे साथ ऑन्कोजीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं और सप्रेसर जीन्स डी और सप्रेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से ट्यूमर्स बनती है। लेकिन यहाँ पर जो IDH1 एंड IDH2 क्या है,
जीन्स है इस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, जो कि डिफ्यूज एस्ट्रोसाइटोमा में होता था, लेकिन पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा में इस तरह नहीं होता। फिर इसके बाद इसकी मॉर्फोलॉजी आ जाती है, तो इसकी मॉर्फोलॉजी में क्या कहते हैं, इसकी सिस्ट जो होते हैं उनके वॉल में म्यूरल नोड्यूल्स होते हैं। म्यूरल नोड्यूल्स का क्या मतलब कि ये सॉलिड होते हैं और सर्कमस्क्राइब्ड होते हैं, यानी कि ये लेट से एक नोड्यूल होता है ना, ये एक्चुअली इर्द गिर्द के टिश्यू से बिल्कुल भी डिस्टिंक्ट रहता है, पता चलता है इसका, सही है। इसके अंदर बाइपोलर सेल होते हैं जो कि ग्राफ पॉजिटिव होते हैं, ये वो फाइब्रिलर प्रोटीन होते हैं, और इसमें हेयर लाइक प्रोसेस भी होते हैं। रोजेंथल फाइबर इसमें होते हैं, इसिनोफिलिक ग्रेन्यूल्स इसके साइटोप्लाज्म में होते हैं, और माइक्रोसिस्ट्स होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे छोटे सिस्ट होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर निक्रोसिस जो होते हैं वो बहुत रेयर होता है। अब एपेंडाइमोमा सही है, इसमें क्या कहते हैं, सबसे पहले ये कहते हैं कि इसका ओरिजिन कहाँ पर होगा, सारी बात है एपेंडाइमोमास यानी कि एपेंडाइमल सेल से बनता है, सही है। अब एपेंडाइमल सेल कहाँ पर होती है, ये हमारे वेंट्रिकुलर सिस्टम में होते हैं। तो इसका ओरिजिन कहाँ पर होगा, ये मोस्टली हमारे वेंट्रिकुलर सिस्टम के अंदर जो एपेंडाइमल सेल ने लाइन किया है या वहां पर होगा या उसकी इर्द गिर्द होगा। स्पाइनल कॉर्ड में भी हो सकता है और सेंट्रल कैनाल में भी हो सकता है। अगर हम 20 ईयर्स ऑफ एज में देखें तो ये नियर द फोर्थ वेंट्रिकल एराइज करता है, और फिर 5 to 10% ऑफ द 20 ईयर्स ऑफ ट्यूमर्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं, वो प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर्स में एपेंडाइमोमास होते हैं, सही है। अगर एडल्ट्स में हम देखें तो मोस्टली स्पाइनल कार्ड में एराइज होते हैं, और स्पाइनल कार्ड में इसका जो डिफरेंट प्रोग्रेशन है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, न्यूरोफिब्रोमाटोसिस टाइप 2। न्यूरोफिब्रोमाटोसिस टाइप 2 हमें पता है कि ये एक बिनाइन मास था, यानी कि ये कैंसरस नहीं था, लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसलिए ये डेंजर था, सही है। तो एपेंडाइमोमा के साथ साथ ये न्यूरोफिब्रोमाटोसिस टाइप 2 भी काज कर सकते हैं। अगर हम इसकी प्रोग्नोसिस देखें यानी कि ट्रीटमेंट की सक्सेसफुल रेट को देखें, तो जब ये सुप्राटेंटोलियर रीजन में होता है और स्पाइनल एपेंडाइमोमल में होता है, तो तब यानी कि स्पाइनल कार्ड में और सुप्राटेंटोलियर रीजन में होता है, तो फिर इसका प्रोग्नोसिस बेटर होता है। क्यों, क्योंकि यह और अगर ये पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में होता है तो वहां पर इसका प्रोग्नोसिस बेटर नहीं होता। ये क्यों, क्योंकि इन दोनों रीजन में इसका कंप्लीट रिसेक्शन होता है। यहाँ पर ये हमारे ब्रेन है, यहाँ पर टेंटोरियम ऐसे है, इसका ऊपर जो रीजन था यहाँ पर इसका रिसेक्शन जो है बहुत इजीली हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर जो नीचे स्पाइनल कट है यहाँ पर भी बहुत इजीली हो सकता है, लेकिन ये जो रीजन होता है जहाँ पर सेरेबेलम वगैरह होता है पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में, तो वहाँ पर इसका कंप्लीट रिसेक्शन पॉसिबल नहीं होता है, जिसकी वजह से इसका प्रोग्नोसिस बेटर नहीं होता। मार्फोलॉजी में क्या कहते हैं कि जो एपिडेंडाइमोमास होते हैं ये मोस्टली फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल से अराइज होते हैं, लेकिन वहां पर या तो ये सॉलिड होगा यानी कि टेक्सचर में सॉलिड हो, या ये पेपिलेमेटस होगा। पेपिलेमेटस यानी कि इस तरह सिस्ट जैसा होता है, जिस तरह हमें स्किन के ऊपर दाने डिफरेंट आती है जिसके अंदर फ्लूइड होता है, और इस तरह आउटग्रोथ जिस तरह होता है, ऐसे है। इसके अलावा अगर इन सेल्स के हम न्यूक्लियाई देखें तो राउंड टू ओवल होता है, इसमें बहुत ग्रेन क्रोमेटिन होता है, ग्रेनुलर होता है इसका क्रोमेटिन, और इन न्यूक्लियाई के बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा फेब्रिली प्रोटीन्स होते हैं, सही है। इसके अलावा अगर हम इन ट्यूमर्स की सेल्स को देखते हैं तो ये भी अराउंड लॉन्ग होते हैं, सही है। और इसके जो सेल्स होते हैं वो अरेंज होकर डिफरेंट कैनाल्स बनाते हैं, जो दिखाई देते हैं जिस तरह एम्ब्रियोनिक एपेंडाइमल कैनाल होता है, इसका डायग्राम यहाँ पर है, सही है। ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इन्होंने एक कैनाल बनाया हुआ है, और इसके अंदर डिफरेंट इसके प्रोसेसेस जो होते हैं वो अंदर की तरफ जाते हैं, जिसको हम क्या कह सकते हैं, रोसेटिस कह सकते हैं या सीडोरोसेटिस कह सकते हैं, सही है। तो ये बात इन्होंने यहाँ पर की हुई है। फिर इसके अलावा पेरिवास्कुलर सीडोरोसेटिस होते हैं, ये कहाँ पर होते हैं, ये हमारे ब्लड वेसल्स के इर्द गिर्द बनते हैं। इसका अगर हम डायग्रामेटिकली में देखते हो, लेट सपोज ये हमारे साथ क्या है, ये एक ब्लड वेसल है, सही है। और यहाँ पर इसके इर्द गिर्द यहाँ पर ये हमारे साथ एपेंडाइमोमल सेल्स जो होते हैं वो डेवलप हो गए, तो ये अपने डिफरेंट एक्सटेंशन जो होते हैं इन ब्लड वेसल के ल्यूमेन के अंदर इस तरह भेज देते हैं, सही है। इसके बाद आ जाते हैं एनाप्लास्टिक एपेंडाइमोमा। ये एक्चुअली वर्स फॉर्म है एपेंडाइमोमा की, सही है। इसमें जो सेल्स की डेंसिटी होती है कैंसरस सेल्स की वो बहुत हाई होती है, माइटोसिस की रेट बहुत हाई होता है, नेक्रोसिस बहुत ज्यादा होता है, और इसकी सेल्स की डिफरेंशिएशन पेरेंट से बिल्कुल भी नहीं मिलती, बहुत कम मिलती है, और माइक्रोवास्कुलराइजेशन हो जाती है, यानी कि वहां पर नए ब्लड वेसल्स बन जाते हैं।